जय माता दी। जय माता दी। बड़ी न्यूज़ आज पूरे दिन चल रही थी प्लेटफॉर्म्स पे, तो शाम आते आते हमने अर्थ न्यूज़ में डिसाइड किया कि इसके ऊपर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने रखेंगे जो इन्फॉर्मेशन जो क्रिटिक्स हैं आज के इस ऑर्डर के, गवर्नमेंट के जो बिल पास किया गया अगेंस्ट गेमिंग ऐप के, वो क्रिटिक्स अपने आप को छुपाते फिरेंगे। मेरे सर रवीश है, चर्चा शुरू करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग्स को बैन किया गया भारत में, बहुत लेट बैन किया गया, बहुत जल्दी बैन कर दिया जाना चाहिए था। रीज़न उसका ये है कि भारत की सभ्यता में किसी किस्म के भी द्वित कीड़ा बोलते हैं इसको, महाभारत का जो बेस है रविश, वो बेस है कि जुआ नहीं खेलते। याद आया आपको महाभारत का जो पूरा लर्निंग लेसन क्या है कि गैम्बल नहीं करना, गैम्बल करने से आपको सब कुछ लूज़ करना पड़ता है। हम हैरान हो रहे थे देख के कि कैसे भारत की सरकार इसको अलाउ कर रही है, कैसे इसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, कैसे प्लेयर आ रहे हैं, कैसे कैसी चीज़ें इसमें आ रही है। और इसमें ऐसी चीज़ें आ चुकी थी जिसको हम लोग पब्लिक में बात भी नहीं कर सकते। जब ये गेमिंग ऐप्स के जो लोग कोई फंक्शंस कर रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, तो एक हम वी आर नॉट रूढ़ीवादी या ऑर्थोडॉक्स की बात नहीं है, बट एक मेंटल स्टिग्मा जो पार्लियामेंट में बात की गई, वो एक एक बात जो है वो वजनी बात है और बिल्कुल सच है। क्या सच है कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से सिवाय लॉस के कुछ नहीं हो रहा है भारत को। जीएसटी का लॉस इज़ नॉट अ लॉस है जो ह्यूमन हमारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। तो हमने एनालिसिस किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जिस तरीके से अमेरिका के साथ भारत के तनाव के हालात बन चुके हैं, बिकॉज भारत अपने इंटरेस्ट को वॉच करना बंद नहीं कर रहा है। भारत अपनी फर्स्ट पॉलिसी पे काम कर रहा है और फर्स्ट पॉलिसी पे भारत की जो काम करने की स्ट्रेटजी है उसका नतीजा ये निकल रहा है कि गेमिंग ऐप का भी जो राज है वो खोलना ज़रूरी है। कैसे राज खोलना ज़रूरी है? अगर आपको ये पता लगे कि जो लोग बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट ख़राब हो गई, जो बोलेंगे जीएसटी चला गया, उनको एक जवाब देता हूँ। आपके ऐड के प्रोफेशन से ज़्यादा भारत के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 3.5 करोड़ लोगों को जॉब देने की जो बात की। हम भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हमें भी आईपीएफ ऑफिस से फ़ोन आया कि आपकी ऑनलाइन हमने मीटिंग करानी है और आपने एम्प्लॉय रखना है, उसको 7,500 ऐसे मिलेगा, 7 ऐसे मिलेगा आपको। मतलब गवर्नमेंट इज सो सीरियस कि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बोल रहे हैं हम 3.5 करोड़ जॉब्स देंगे अक्रॉस इंडिया। तो जम्मू में हमारी आई मीटिंग होती है 20 तारीख को और हमें एज एन एम्प्लॉयर बताया जा रहा है अगर आप नए एम्प्लॉय रखते हैं, उनका ये क्राइटेरिया है, हम आपको पेमेंट देंगे। खाली एम्प्लॉयर को नहीं देंगे, एम्प्लॉय को नहीं देंगे, एम्प्लॉयर को भी देंगे फॉर हैंडलिंग, और जो आप अपनी सैलरी दे। तो इससे आप समझें कि कितनी प्रॉम्प्ट है भारत की सरकार काम करने में। तो इट इज़ अ सरकार जो हमने सपनों में सोची थी कि इस तरह की सरकार भी होगी, और वो सरकार इतना डिले कर गई। इसके लिए हम लोग पहले उनको बोलेंगे आपने डिलेट किया, और दूसरा बोलेंगे अप्रिशिएट, क्योंकि भारत की सभ्यता में गैम्बलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि भारत की सभ्यता में महाभारत एक हमारा आइडियल है। महाभारत में जो बेस है कि युधिष्ठिर जैसा आदमी भी अगर गैम्बल के साथ जाता है तो वो पूरे का पूरा कुरुक्षेत्र डेवलप कर देगा। तो इसमें हमने जब एनालिसिस किया तो आपको ये जान के खुशी होगी कि हमने अपने दुश्मन को, जो दुश्मनी के रूप में जा चुका है अमेरिकन सेंटिमेंट, उसको जॉल्ट दिया है 5,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के एस्टिमेशन का। मिनिमम साइड पे जाए तो 5,000 करोड़ तो वो ले ही रहा है गेमिंग ऐपों से, क्योंकि बैकएंड सारा इनका है। ऐप की फीस ये ले रहे हैं, सर्विस चार्जेस ये दे रहे हैं, गूगल के सर्वर यूज़ हो रहे हैं, अमेजॉन के सर्वर यूज़ हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अजूर के प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, और सर्विस प्रोवाइड के नाम के ऊपर सारे का सारा जो बैकएंड है इन गेमिंग ऐप्स का वो यूएस लेके जा रहा है। और कितना लेके जा रहा है? जो रफ एस्टिमेट हमने कैलकुलेट किया, हायर साइड पे जाएं 10,500 करोड़ जो डाटा अवेलेबल था, और लोअर साइड पे जाएं तो 5,000 करोड़। हम 10 और 5 को जोड़ें 7,500 करोड़ की एवरेज निकल के आ रही है कि 7,500 करोड़ के करीब का जो पैसा है ये गेमिंग ऐप के थ्रू इंडिया से बाहर जा रहा था, और फिर शायद इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा था। तो ये एक जॉल्ट इसलिए हमने कहा कि भारत सरकार ने 2 चीज़ें इसमें सॉल्व की। एक, हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को उन्होंने इस गैम्बलिंग के नशे से बाहर लाया, और दूसरा, उन्होंने जो पैसा ड्रेन हो रहा था उसके ऊपर भी एक झटका दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी एक छोटी सी गैम्बलिंग ऐप को बंद किया गया है, सोर्स को, तो यूएस के कंपनीज को 10 से 15,000 करोड़ का झटका लग सकता है, और लग चुका है मेरे ख्याल में आज। अगर हम ओटीटीज की भी बात करें जो इंडिया ने बैन की, तो रेवेन्यू और बढ़ेगा। इस तरह अगर भारत जो है अपनी सोशल मीडिया के ऊपर भी खुद आ जाता है,
कुछ सालों में। तो कैन यू इमेजिन कितना बड़ा लॉस जो है यूएस की, जो अब जैसे टाइगर ग्लोबल करके जो इन्वेस्टर है, हम देख रहे थे हर ऐप के पीछे उसका पैसा लगा है, और लोगों को क्या बोल रहे हैं, काम बंद कर दो, ऐप डाउनलोड कर दो और इस पर काम करो। मतलब जिस चीज़ के खिलाफ भारत की सभ्यता पूरी दुनिया में जानी गई कि जुआ नहीं खेलना, गैम्बल नहीं करना, सट्टेबाजी नहीं करनी है रवीश, उसको खुद ही ये कंपनियां प्रमोट कर रही थी, और भारत सरकार को देख के वो उसको एक कोशिश कर रही थी। मैं तो इस किस्म की बात करूंगा, ऐसी बहुत सी और चीज़ें हैं रवीश, जो चीज़ें इसी तरफ जा रही हैं। आज सुबह मैं वेबसाइट पे बैठा था, मैं काम कर रहा था, प्रॉम्प्ट हुआ, उसके अंदर एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर का एक आ गया ऐड, और वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि भारत में हायर एजुकेशन में बच्चे नहीं हैं, बच्चे कोर्सेज नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि बच्चे रिकॉग्नाइज कॉलेजेस में कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आप उनको एंगेज कर रहे हो, आप उनको वोकिज्म सिखा रहे हो। वोकिज्म होता है कि अगेंस्ट एवरीथिंग। उसमें बता रहे थे कि आप अगर मांग में सिंदूर भरते हो भारतीय की सभ्यता में, तो आप बोलो कि आप मेंबर मेल के भी भरोगे, भाई भर दो, हम तो किसी को मना नहीं करते, ना भारत सरकार किसी को मना करती है, ना भारत की सभ्यता कहती है। सभ्यता कहती है आप जो भी हैं आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर पूरी दुनिया में वोकिज्म कहीं एक्सेप्ट किया जाएगा ना एज अ सेक्ट, तो मुझे लगता है किसी ना किसी दिन भारत में बोलेंगे कोई चक्कर नहीं है, तुम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारे पास 33 करोड़ किस्म की एक्सेप्टेबिलिटीज़ के मॉडल्स हैं। तुम नॉनवेज नहीं खाना चाहते मत खाओ, तुम खाना वेज खाते हो खाओ, तुम शादी करना चाहते हो करो, तुम नहीं करना चाहते हो नहीं करो, तुम जैसे रहना चाहते हो तुम रहो। तो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है ये चलेगी, लेकिन उसके बीच में जो लेसन था आज उस पर घात हुआ, और इसका सीधा असर जो पड़ेगा अमेरिका की इनकम फ्रॉम इंडिया पे 5,000 7,500 करोड़ का तो पड़ चुका है। दूसरी बात हम इस पर करेंगे कि जो वर्ल्ड का फिनोमेना बदल रहा है, और बार बार अमेरिका टैरिफ लगा रहा था। आज सुबह सुबह उठते ही पता लग गया जी उन्होंने हमारे पे सैंक्शंस भी लगाई, जैसी सैंक्शन 98 में लगाई थी जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। यहाँ पे मुझे आके थोड़ी परेशानी हुई, मैंने कहा यार ये वहीं पे बात जा रही है जो हम कई सालों से लगे हुए थे कि हमारे एनिमीज़ जुड़ी नहीं है, जो हमें दिख रहे हैं वो हैं, हमारे एनिमीज़ वो भी हैं जो हमें नहीं दिख रहे। मैं आज लद्दाख की बात करूंगा, मेरा चैनल वहाँ देखा जाता है कि लद्दाख में भी जो एक्टिविज़म दिखाया जा रहा है वो सारी चीज़ें ना, जैसे भारत में अलग अलग जगहों पे हमारे लोग बैठे हैं ना जो भारत की इस ग्रोथ को देख नहीं पा रहे, अल्टरनेटिव बात कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं पे लेफ्ट राइट करके एजुकेशन के अंदर बैठे हुए लोग हैं। और एजुकेशन में बीइंग मैं एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ, मैंने बड़े क्लोजली देखा है कि कैसे युवा ब्रेन्स को आप डोप कर देते हो, कैसे उसके माइंडसेट को आप अगेंस्ट द नेशन बना देते हो, कैसे आप उसको इंस्टीट्यूशन से बाहर ले जाते हो, कैसे आप उसको अपनी कंट्री के रिचुअल से बाहर ले जाते हो, जबकि बाकी जगहों पे सबसे पहले अपने बच्चे को पैट्रियोटिक बनाया जाता है। और ये जो कहते हैं जी स्कूल के टीचर से नहीं पढ़ना है, कॉलेज टीचर से नहीं पढ़ना है, कॉलेज के जो बाहर है वो ऑथेंटिकेट है, जो स्कूल के अंदर है वो भाई ठीक नहीं है। तो हो सकता है जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं वो भी इनके प्लांटेड किए हों कि भाई 12वीं का पेपर रिलेवेंट कर दो, एंट्रेंस ले आओ। ये तो भारत को सरकार को एक एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि जो हमसे ये काम करवाया गया ये किसके इन्फ्लुएंस में करवाया गया। ये गेमिंग ऐप लाने वाले लोग, ये इस तरीके से शॉर्टकट से आगे लेके जाने वाले लोग, कहीं ये बेसिक इंटेलिजेंस को तो नहीं हमारे कमज़ोर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की समझ ही खत्म कर दें कि अब आपको टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं है। जैसे अब इन्होंने चैट जीपीटी फ्री कर दिया कि कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन डालो आंसर ले लो, आप एनालिसिस नहीं करो, आप अपना ब्रेन डेवलप नहीं करो। हम कह रहे हैं ये भी ठीक है, बट इसका बेस तो भारत में होना चाहिए ना। मतलब भारत जब तक अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर लेता तब तक भारत इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कहीं ना कहीं पे रोक लगाए, अपनी पब्लिक को मेंटेन होने दे, पब्लिक को तैयार होने दे। नहीं तो स्टैम्पीड सबसे ज़्यादा अगर कहीं होने का खतरा है वो है भारत में। और भारत की जो जनता ना आम नहीं है, अवेयर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, ये कोई डिपेंडेंट या एक जिसको बोलते हैं ना एक बर्डन करने वाली जनता नहीं है, ये असेट है। तभी हमने कहा कि जो अमेरिका की थॉट प्रोसेस था कि भाई मैं कुछ भी शर्त करूंगा तो ये पता नहीं लगेगा, उनको जवाब मिल गया। एक गेम ऐप करने से आपको 5 साढ़े 5-6 हज़ार करोड़ का झटका एक झटके में दे दिया। उतना झटका आपने में टैक्स लगा के नहीं देंगे जितना हमने आपको लगाना शुरू कर दिया। और कहाँ हिट किया, जहाँ उनकी सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है। टाइगर जिसकी हम बात कर रहे थे उसका 40% उसने इन्वेस्ट किया हुआ है टेक कंपनीज में, और उसी ने इन्वेस्ट किया था इधर, और अपने आप को एक तरफ से गेमिंग में इन्वेस्ट कर रहा है कि भारत से रेवेन्यू आता रहेगा, दूसरी तरफ उन कंपनियों को इन्वेस्ट कर रहा है जो उनको सर्विस दे रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ये चीज़ें ध्यान दिया होगा। इंडिया ये भी कर सकता है, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक भी इंडिया
कर सकता है। आई वांट यू टू क्लियर ऑन दिस थिंग्स, बिल्कुल देखिए, नेक्स्ट विल गो। ये तो बिल्कुल एक वार्निंग शॉट की तरफ से इसको देखा जाएगा अमेरिका के द्वारा भी। वो समझते हैं कि ये इन्होंने वार्निंग दिया है क्योंकि ये इलीगल काम में इन्वॉल्व था। मैं थोड़ा सा पहले जो इस बिल की जो ये प्रेजेंट किया आज अश्विन वैष्णव ने, जो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के नाम से आज पेश किया गया है पार्लियामेंट में, ऐसे जो लोकसभा है हमारी। तो इस बिल में देखिए ब्रॉडली क्या किया गया है। ब्रॉडली इस बिल को, गेमिंग को इन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हिस्से को ये बोलते हैं ई स्पोर्ट्स, दूसरे हिस्से को ये बोलते हैं एजुकेशनल गेम्स, तीसरे हिस्से को बोलते हैं सोशल गेम्स, और लास्ट हिस्सा है जिसको बोलते हैं आरएमजी, रियल मनी गेम्स। अब देखिए ई स्पोर्ट्स की बात करूंगा मैं, थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा कि इस बिल में है क्या क्या। ई स्पोर्ट्स में ये बात करते हैं, ये कहते हैं जी ई स्पोर्ट्स को आप रेगुलराइज कीजिए, आप फेडरेशनें बनाइए, टूर्नामेंट्स कराइए, और अगर ये स्किल है तो आप इस स्किल को बढ़ाइए लोगों के अंदर। इसी तरह एजुकेशनल गेम्स है जिनके लर्निंग आउटकम्स हैं, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड। देखिए कॉग्निटिव स्किल्स और काफ़ी स्किल्स बच्चों में बनते हैं, तो वो कुछ गेम्स हैं उनको अलाउ किया गया, उनके ऊपर कोई किसी भी तरीके का कोई जो कहेंगे प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया। तीसरा है सोशल गेम्स। सोशल गेम्स जैसे फेसबुक के अंदर गेम्स होती थी, माइंड स्वीपर, कुछ इस तरीके की नॉर्मल टाइप की गेम्स जो होती हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो तीसरे लेवल की गेम है, उनको भी नहीं छेड़ा गया। लेकिन चौथी और आखिरी लेवल की गेम है ड्रीम 11, फैंटेसी स्पोर्ट्स, फैन कोर टाइप की जो गेम्स हैं, जिनमें क्या होता है कि जिनमें एक आदमी सट्टा लगाता है, एक गरीब आदमी, ज़्यादातर गरीब आदमी, अमीर आदमी सारे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये उसमें जाता है, सट्टा लगाता है, और कभी पैसा जीत जाता है, या किसी की कहानी सुनता है कि किसी ने पैसा जीता है, अपना पूरा का पूरा पैसा लोगों ने लगा दिया इन ऐप्स के ऊपर। इन ऐप्स को, जो आरएमजी जिनको बोला जाता है, रियल मनी गेम्स ऐप, ये फैंटेसी ऐप्स हैं, ये क्रिकेट से रिलेटेड ऐप्स हैं, इनको टोटली प्रोहिबिट किया गया है। इनको टोटली प्रोहिबिशन की ये क्या बात करते हैं कि बैंक्स को बैन कर दिया गया कि इनके अकाउंट नहीं होने चाहिए, इनको ऐप स्टोर्स पे बैन किया गया है, और वीपीएन्स के द्वारा जो जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनको भी बोला गया है कि इनको बैन कर दिया जाए पूरे तरीके से। अब देखिए बात ये है कि रिमार्केबल क्यों है ये। देखिए एक ना आज सरकार ने एक एक दिशा सिद्ध की है आज कि हम अगर गेमिंग एक लेजर एक्टिविटी है, या कोई अगर अपना करियर भी बनाना चाहता है गेमिंग में, उसको आप किसी बाहर की शक्ति, करीबन करीबन जो हमने एनालिसिस किया उसमें ये निकल के आया कि 1 से 2 बिलियन यूएस डॉलर अमेरिका का लगा हुआ है इस आरएमजी में। जो रियल मनी गेम्स हैं, जो ये फैंटेसी और जो ये फैन, जो ये क्रिकेट की जो क्रेज़ है भारतवर्ष में, जो क्रिकेट का जो फ़ैन है, जो एक इमोशन है एक आदमी के अंदर क्रिकेट का, उसका गलत फ़ायदा उठा के, देखिए होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे इसमें जीतता कोई नहीं है, जीतती सिर्फ कंपनी है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो प्रॉफिट ड्रिवन होता है, वो इस तरीके से बनाया जाता है कि हमें पैसा कमाना है कंपनी के लिए। कोई जीतेगा हारेगा उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक ये तर्क है कि पैसा वेन आउट हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इसको सरकार ने साइकोलॉजिकल एंगल पे लिया हुआ है कि देखिए ये गेम्स जो हैं ये नियर मिस वाला जो फीलिंग है ये बार बार जगाते हैं, और शायद मैं जीत जाऊं वो वाला फीलिंग बार बार जताते हैं, और हार के हताश हो जाते हैं। तो इस कंटिन्यूस साइकिल से जो एक युवा है उसके दिमाग पे भी असर पड़ता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं कि वो असली काम जो रियल वर्ल्ड में उसको काम करना है उसके लायक नहीं रहता है वो। तो एक वो एंगल भी सरकार ने इसको देख के, वो एंगल देख के भी बैन किया है। लेकिन देखिए ई स्पोर्ट्स एट द सेम टाइम हम देखिए बैलेंस कितना है बिल, कि एक तरफ आपने पूरा प्रोहिबिट किया और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आप फेडरेशन बनाएंगे, आप टूर्नामेंट्स कराएंगे, तो वो स्किल है, ई स्पोर्ट्स स्किल है, तो उसमें लोग ऊपर उठ के आएंगे और कुछ लोग करियर भी बनाएंगे। तो ये जो आरएमजी ऐप्स के कारण जो एक दुलमिल माहौल बना हुआ था पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में, इसमें आरएमजी में 2 तरीके के गेम्स, एक तो ये बड़े बड़े हैं, ये लीगल थे, इलीगल गेमिंग सेटअप भी लगे हुए थे, जो क्या करते थे लोगों से पैसा ऐंठते थे और जीतता कोई नहीं था उनमें। काफ़ी बड़े स्केल पे ऐसे ऑपरेशंस भी भारतवर्ष में चल रहे हैं। देखिए भारत की जो अभी सिचुएशन है ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। उसका कारण है भारत का मॉडर्न टाइम्स में इमर्जिंग इकोनॉमी होना, और बहुत जल्दी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ भारत वो स्पीड से जा रहा है। अब जैसे रवीश आपने कहा, मैं इसमें ऐड ये करूँगा कि जो मिसिंग ऑफ है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सेम चीज़ कोचिंग में हो रही है, चाहे वो नीट की तैयारी कराने की बात की जा रही है, जेई की तैयारी की बात की जा रही है, यूपीएससी की तैयारी की बात की जा रही है, और एंगेज किसको किया जा रहा है? भारत के युवाओं को। और उनको कहा जा रहा है कि, और दूसरी तरफ उनको कहा जा रहा है कि आपने किसी टीम का पार्ट नहीं बनना है।
मतलब हर आदमी जो है वो एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बन रहा है, टीम बन ही नहीं रही है। और ये माइंडसेट भी कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं पे इन्हीं गेमिंग्स के थ्रू आ रहा है, इसी माइंडसेट के थ्रू आ रहा है। और हमारे ही अंदर के लोग हैं जो ये चीज़, शायद कोई ऐसी सरकार होती भारत में जो इतना बड़ा जीएसटी का रिस्क नहीं लेती, क्योंकि 70% ये जो कंपनियाँ थी या 80% थी ये लीगली ऑपरेट करे, जीएसटी कंट्रीब्यूट कर रही थी। उन्होंने कहा हमें परवाह नहीं जीएसटी की, हमें परवाह है भारत के भविष्य की। इसलिए कभी ना कभी मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, ये जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में एग्ज़ाम की इरेलेवेंस की गई है, इसके ऊपर भी कोई सरकार सीरियस व्यू ले कि हमने हर जगह आपके एंट्रेंस डालेंगे, हम एक रेस में भागना शुरू कर गए। हमने एक टाइम पे मैंने किसी बड़े एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि शिवांग जी ऐसा है। मैंने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है अगर हमने एक ब्रेन तैयार करना है टू एंटर आईआईटी, उसका ब्रेन बहुत फर्टाइल, बहुत नेचुरली ब्लेस्ड और पॉलिश्ड ब्रेन हमें मिलना चाहिए। तो मैंने कहा सर आपने जो इतना लेंथी एक्सरसाइज था, जेई का मेन होता है, फिर असली वाला एग्ज़ाम थ्योरी पेपर होता है, बच्चा एक्सप्लेन करता है, आप लिखाते हो, फिर जाके उसकी सिलेक्शन करते हो, कहते हैं वो पार्ट हो गया। जैसे भीड़ बढ़ी एप्लीकेंट्स की, सब लोग आ गए, हमें हमारे में डस्ट बढ़ गई, हमें मॉडल ही नहीं मिल रहा है कि हम सिलेक्शन कैसे करें। तो मैंने सर 10-15 साल से फिर क्या हो रहा है, कहता है यार कई बार नहीं 70-80% है कि जो बच्चे प्रोसेस करके आ रहे हैं ना हमारे पास, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उनकी नेचुरल थिंकिंग ही पूरी हाईजैक हो चुकी है और वो बुद्धू की तरह बैठते हैं, क्वेश्चन सामने आता है, कैलकुलेशन लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। जो रैंडम फ्रेश थिंकिंग है वो हमारी मिल नहीं रही। मैं तो पब्लिक में क्यों नहीं बोलते हो, कहते हैं हमारा डोमेन नहीं है, वी आर ऑन इन जॉब। हम क्या बात करें, क्योंकि जिन लोगों ने ये सुना वो यूएस गए, चाइना गए, फॉरेन गए, उधर गए, फिनलैंड गए, हमें बोलते हैं हमने वो देखा है उधर करो फॉलो। मैंने कहा सर ये तो बड़ा रियलिस्टिक है। कहता आपका कभी मन करेगा बात करना, मैंने कहा मैं तो करूँगा ही करूँगा। तो जो गेमिंग में गलत नुकसान हो रहा है रवीश, सेम नुकसान बच्चे के बिहेवियर में, इंसान के बिहेवियर में इस कोचिंग से हो रहा है। और उसका नुकसान पूरे वर्ल्ड को तो नहीं, मैं कहता भारत को अभी भी मिल रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में वैसा नहीं बन पा रहे। उसका कसूर किसी कॉलेज का नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, करिकुलम का नहीं है, उसका कसूर है प्रोसेस का। और प्रोसेस ठीक करने के लिए जैसे आज इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है ना ऑनलाइन गेमिंग में, हम तो शुक्र किया जब मैंने ये पता लगा था कल शाम को कि ऐसा होने वाला है। ऐसा ही हमें उन सारी चीज़ों पे करना है जो भारत का रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि जो अमेरिका में लोग बैठे हैं ना, या जो लोग वर्ल्ड में बैठे हैं जिनका पता नहीं लगता कि हमने बड़ी कोशिश की ढूंढने की टाइगर ग्लोबल के पीछे कौन लोग हैं, नहीं ना पता लग रहा। गूगल को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा कि इसका डायरेक्टर कौन है, फलान कौन है। बड़ा भी खंगालेंगे शायद पता लगे कि वही लोग हैं जो वॉर्स मॉन्गरिंग भी कराते हैं, ये वही लोग हैं जो कन्फ्लिक्ट बनाते हैं। तो मैं आज कंक्लूजन में अब यहाँ पे जा रहा हूँ, बिकॉज हम लोगों ने जो आज कहना था कह दिया। रविश, अर्थ न्यूज़ के जो लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, तभी हमें भी अच्छा लगता है बात करना। जम्मू जैसे हम JNK में बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं, जम्मू में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बात करने लायक हैं। पहली बात ये करेंगे, मैं वर्ल्ड वॉर की तरफ ध्यान दे रहा था, सेकंड की तरफ, क्योंकि कहीं ना रशिया का माइंडसेट दिख रहा है कि रशिया वॉर की तरफ जाना पसंद नहीं करता है। तो पता लगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशिया की एंट्री क्यों हुई थी, क्योंकि ब्रीच किया था एग्रीमेंट हिटलर ने। स्टालिन ने उनके साथ नहीं एक कहा था कि हम नहीं आएंगे, आप यूरोप लड़े आपस में, हम साइड पे हैं, नॉन एग्रेशन पैक्ट था, मतलब हम साइड पे हैं। आप सिमिलैरिटी देखोगे, आप वो साइड पे है। द सेम हरी सिंह ने किया था, महाराजा हरी सिंह साहब ने किया था कि भाई साहब हम आपका स्टैंड स्टिल करते हैं, हमारे साथ आप नहीं उलझना, इंडिया पाकिस्तान आपस में अलग हो रहे होते रहे, बट जम्मू कश्मीर आपके साथ स्टैंड स्टिल कर रहा है, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। अग्रेशन किसने किया, ब्रीच किसने किया, जिन्ना की मेहरबानी से और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मेहरबानी से, और बाहर की कबारी लाए, फौज भेजी बूझी, अंग्रेज इसमें भी इन्वॉल्व थे। सर सेम हैपेंड इन यूएस, भी नहीं था पार्टिसिपेट। यूएस किसके सपोर्ट में आया, यूएस आया ब्रिटेन की सपोर्ट में। ब्रिटेन और रशियंस का आपस में कंपटीशन था, जिसका खमियाजा आज भी भुगत रहे हैं। हम लकी हैं कि हम उस टाइम भी ब्रिटेन की तरफ नहीं थे, अमेरिका की तरफ नहीं, आज भी हम नहीं है। ये जो हमें नेचुरल इंक्लिनेशन मिली ना, ये हमारे लिए ईश्वर का एक वरदान के तौर पे है कि रशिया वर्ल्ड हिस्ट्री में हम उसको नेगेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि उसने किसी वॉर को इनिशिएट नहीं किया है। जो कलंक ब्रिटेन में बैठे हुए थिंकर्स और अमेरिका में बैठे हुए थिंकरों को लग चुका है, चाहे हम मिडल ईस्ट को डिस्टर्ब करने की बात करें, कलंक किनके सिर पे लगा हुआ है, उनके सिर पे। हम न्यूक्लियर बम टेस्टिंग की बात करें, कलंक किसके सिर पे लगा है, उनके सिर। अब जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बम टेस्ट कर लिया था तो माहौल ऐसा बन चुका था पूरे वर्ल्ड का कि सभी कंट्रीज़ उस टाइम पे इस चीज़ को देख के
बैक मोड पे आ गई थी कि अमेरिका कुछ बड़ा कुछ आ गया। उसको अमेरिका ने बनोया और पिछले 80 सालों से अपने डॉलर, अपनी पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड चला लिया। लेकिन ईश्वर की ताकत से ऊपर बड़ी ताकत कोई नहीं होती है। ईश्वर ने आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वार 2 के बाद ऐसे हालात बने कि यूएई हमारे नॉर्थ मिडल एशिया के अंदर मिडिल ईस्ट से हमारे को मिल गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उधर से हम इधर आए, टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी में मैन पावर चाहिए थी, सर्विस चाहिए थी, जो सर्विस इनके पास नहीं थी अपने पास। पॉपुलेशन वो कहाँ से गई? भारत से। भारत से सर्विस जाने से क्या हुआ? भारत में भी एक्सपोजर बढ़ने लगा और आहिस्ता 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 भारत में एक हमें ऐसा मौका मिला। सबसे पहले हमें बेनिफिट मिला था मॉडर्न टाइम्स में राजीव गांधी जी का, जिनको टेक्नोलॉजी का पता था, और दूसरा उनके बाद नरसिम्हा राव जी को मिला। नरसिम्हा राव जी के भी डिसीजन ठीक रहे और फिर इन्होंने हम इंडिया को डिस्टर्ब किया बाय वेरियस मीन्स। जो थर्ड फ्रंट खोल दिया जिसमें हमारी गवर्नमेंट ही नहीं आई, सशक्त गवर्नमेंट ही नहीं आई। फिर 98 में 5 साल की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी, अब कंटिन्यूसली हमें गवर्नमेंट्स मिली स्टेबल, और नतीजा आपके सामने। आज भारत की गवर्नमेंट आंख से आंख मिला के उन थिंकर्स को, उन फिलोसफर्स को बोलती है आप गलत है। बिल्कुल। और अब आप देखो क्या होने वाला है। जिस तरीके से जब सुबह ये सैंक्शन का आया, आई वॉज श्योर कि इसका रिएक्शन आएगा, लेकिन ये चिंता का विषय ये है कि जो वर्ल्ड है ना वो पोलराइज हो रहा है। इंडिया रशिया की तरफ ऑलरेडी था, रशिया इंडिया की तरफ, हमारे बीच में एक ही ऐसा आइडेंटिटी है जिसको हम चाहते हैं ट्रस्ट करना, बट डर लगता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन में डाल चुका है। एक उन्होंने आर्टिफिशियल सूरज भी बना लिया हुआ है, उसको भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल रिएक्शन कर रहे हैं न्यूक्लियर। दूसरा जो उनका तू बता रहा था रेगिस्तान एरिया ऊपर हमारे जस्ट ऊपर हिमालय के तकला मकान हिमालय के फुट हिल्स में ही वो शुरू हुए रेंजेस में जो रेगिस्तान था, जहाँ बारिश की दिक्कत थी, उधर इन्होंने आर्टिफिशियल रेंज कराई हैं पिछले 20 साल से काफी। और अगर हम देख पाए, आई एम नॉट श्योर, ये हिपोथेटिकल बात होगी, क्या उनका कोई असर तो नहीं आ रहा हमारे हिल्स पे, जिसकी वजह से एकदम बादल ब्लास्ट हो जाते हैं यहाँ पे? पॉसिबल है ना? whenever you have some interference with the nature, anything can happen. पता नहीं लगेगा कोई डेटा पे अगर हम जाएं, अगर क्लाउड बर्स्ट होने, हाँ डेटा पे तुमने बता रहे थे तो कि डेटा के अकॉर्डिंग तो ये दोनों कनेक्टेड लग रहा है कि उनका पिछले कितने साल का डेटा देखा? 20 साल का। 20 साल के डेटे में 50% इंक्रीज हुआ है वहाँ पे बारिश का। और वो हमें पता है कि चाइना के जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं इस एरिया को वेट करना है ताकि इस एरिया से हम लोग उत्पाद लें, उधर से यील्ड लें। इसी 20 साल में सबसे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हो रही है। जो हिमालयन रीजन है इसमें ये क्लाउड बर्स्ट की वारदातें 83% बढ़ी हैं। मतलब वहां से रेन 50% बढ़ रही है और उसके प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे हमारे क्लाउड बर्स्ट की बढ़। इसका मतलब देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जो चाइना नकली सूरज बना के अपने आप को सस्टेन करा रहा है, जो चाइना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और कहने को मतलब ये है कि इसी एक जुनून माइंडसेट की वजह से हम कहते हैं वी डोंट नो, कोविड भी वहीं से शुरू हुआ था। तो हम चाइना को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक तरफ रशिया के साथ हैं, एक तरफ आपके साथ भारत खड़ा हो रहा है, आप जो एक रेस में है ना, जो आपको एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि हम सब लोग जो हैं अमेरिका के सताए हुए हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। अमेरिका का मतलब ब्रिटेन सेंट्रिक सोच के सताए हुए हैं, और हम लोगों को भी मन करता है कि हम भी कम्पीट करें, लेकिन जो लाइन चाइना पकड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जिसको हम नफरत करें हम उसके जैसे बन जाएं। अक्सर होता है जिसको हम नफरत, भारत की फिलॉसफी कहती है जिसको आप नफरत करते हो ना, वो आप उसके जैसे बन जाते हो। तो चाइना कहीं उसी लाइन पे तो नहीं चल पड़ा कि जैसे अमेरिका डोमिनेट कर रहा था, चालबाजियाँ कर रहा था, अब मैं करूँगा। अगर ऐसा हो रहा तो ये और भी घातक है, ये और भी ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस है। तो हम कोशिश करेंगे कि चाइना के लोग समझें, आजकल गूगल है जो हमने बात की है, हम चाहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु की बन आगे चले, भारत की फिलॉसफी डोमिनेट करे, और हम महाभारत का कोड करेंगे। महाभारत रामानंद सागर की एक हमारी सीरीज़ है, हमारा ग्रंथ है, उसके ऊपर मूवी बनी हुई है। आम आदमी को समझ आ जाता है युद्ध में क्या क्या होता है, कंप्रोमाइज़ करने हैं, नेगोशिएशंस करनी है, सामने वाले का इंटरेस्ट देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है, आने वाली जनरेशनों के बारे में सोचना है, गलत डिसीजन नहीं लेने हैं। जैसे कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका का ये सोचना कि मैं डोमिनेट करूँगा, 70-80 साल में अमेरिका डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और ये जो चीज़ें आप कह रहे हो ना, ये बिल्कुल सही हैं। जब भी कोई इकोनॉमिकली कमज़ोर होता है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ को आगे लाता है। अमेरिका की स्ट्रेंथ आज इकोनॉमिक्स नहीं है, अमेरिका की स्ट्रेंथ आज है डिफेंस। मोनोपोली इन डिफेंस नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ है। तो एक डर मेरे दिमाग में बन गया है, कहीं अमेरिकन थिंकर्स
माइनर वॉर की तरफ लेके जाने की कोशिश ना करें बाय मैनिपुलेटिंग विद द थिंग्स। और वो क्या होगा कि इस टाइम ऑलरेडी हर जगह पे पावर जो है ना वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, और रशिया की जो इकोनॉमी है अंदर से, रशिया सस्टेन कर रहा है 3 साल से वार को, तो 10 साल भी चलेगी सस्टेन कर लेगा, बिकॉज उसका पॉपुलेशन लोड उसके ऊपर इतना नहीं है। सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा है, लैंड बैंक सबसे ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात रिसोर्सेज हैं, और वो नेगोशिएशन करने में सिंगल ट्रैक है। इधर से सेंक्शन लगाई, उधर 10% ने डीजल से पेट्रोल सस्ता कर दिया। दूसरी तरफ जो अमेरिका ओपनली आसिम मुनीर ने जो बोला दबी जुबान में अमेरिका में, जो यहाँ पे लीक हुआ कि आसिम मुनीर कह रहा है कि मैंने आधी दुनिया की बात नहीं, मैंने अंबानी को हिट करना, हाँ मैंने अंबानी के जामनगर को हिट करना। और अमेरिका कह रहा है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है, ये डोमिनेट कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कंपनीज। ये सिमिलैरिटी दिख रही है जिसके लिए भारत सरकार को जो है वो बहुत प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। और जो अपोजिशन हमारी बैठी है वो भी उन्हीं की तरफ इंक्लाइन हो रही है, आप समझे बात को। और लद्दाख में भी कुछ लोग ऐसे ताकते हैं जो भी इंक्लाइन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है दिस इज एप्ट टाइम कि जो लोग चिन्हित हैं, एजेंसियों को तो पता होगा ना कि कौन किसके इन्फ्लुएंस में है, तो उसके ऊपर एक ऐसे ही गेम जैसे बैन लाया गया ना, आयरन हैंड के साथ डील किया जाए, मौका नहीं दिया जाए उनको बात करने का। बिल्कुल, व्हाट डू यू से? बिल्कुल। देखिए, मैं आपने बिल्कुल सही एक बात बताई, परिप्रेक्ष्य बताया कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा भी हो सकता है जिस तरीके से माहौल जा रहा है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होने के बाद शांति की तरफ अगर हम बात करें, शांति की तरफ यूएन का बर्डन बनना इतना रिमार्केबल नहीं था जितना रिमार्केबल नॉन अलाइंड मूवमेंट था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने बेलग्राड में जाके इसकी जब स्थापना की, उस और मोदी जी कंटिन्यू कर रहे हैं बिल्कुल उसको। बिल्कुल। देखिए, वो आइडिया ऑफ इंडिया था। देखिए, नेहरू की गलतियां थी, लेकिन एक इंडिया की मेंटालिटी भी वो रिप्रेजेंट करता था। नेहरू जी के बाद अगर किसी ने उस चीज को मेंटेन किया, वो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। बिल्कुल, अलाइन नहीं किया अपने आप को किसी थॉट के मैं साथ। उसी पे आ रहा हूँ कि 1961 में दिशा दी, जस्ट मृत्यु से कुछ साल पहले उन्होंने एक दिशा दी विश्व को कि भाई देखिए, मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम है जिस कारण ये दोनों विश्व युद्ध हुए वो पोलराइजेशन के कारण हुए, दुनिया 2 हिस्सों में बट गई और इसलिए वर्ल्ड वॉर हुए। तो उन्होंने एक नया मैं कहूँगा एक फ्रंट बना लिया नया, जो कहता था नहीं, हम सबके साथ है। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या हुआ, अमेरिका हमेशा से कोवर्टली पीछे से इंडिया के खिलाफ काम करता था। अभी इन सैंक्शंस लगने से पहले भी हमें पता अमेरिका नहीं बोलो इसको, आप बोलो जो ब्रिटिशर्स अमेरिका में सेटल हुए। बिल्कुल, देखिए वो है ही अमेरिका, वो ब्रिटिशर्स ही हैं। अब अमेरिका एज ए कंट्री की बात करूंगा मैं, अमेरिका हमेशा देश भारत के विरुद्ध ही खड़ा हुआ, लेकिन इंडिया ने कभी भी अपनी तरफ से वो मैं कहूँगा कि एक जो बढ़ास होनी चाहिए एक्चुअली इंडिया की। देखिए, हमारा जितना हम काम करते हैं, हम सिलिकॉन वैली में या टेक्नोलॉजी में जितना हिंदुस्तानियों ने काम किया है, हमारे तो वीजे ऐसे ही लगने चाहिए। मेरे अभी रिसेंटली जो मूवीज आ रही हैं वो एज ए मूवी बता रही हैं ओमी जागीर बाबा की डेथ का रीजन क्या था। बिल्कुल, हाँ, वो हमारे साइंटिस्ट मारे गए जो एटम बम उस टाइम बनवा, हमारी कंपनियों को तबाह किया गया। बिल्कुल। तो हमने लेकिन हमने क्या किया, हमने रशिया के साथ भी इतनी ज़्यादा नज़दीकी नहीं बढ़ाई, अमेरिका को भी हमेशा बोला कि नहीं जी कोई बात नहीं, आप भी भाई हो हमारे, कोई भी इस तरीका। चाइना को भी हमने बोला कि कोई बात नहीं। हमने एक्चुअली में नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब समझाया दुनिया को कि भाई दुनिया में आप सबके साथ आराम से बैठिए, आप किसी एक ही आइडियोलॉजी की तरफ जाके आप इसको और ख़राब कर दोगे। अब देखिए बात क्या है, बात ऐसी है कि पेट्रोलियम का इल्ज़ाम लगाता है आज के दिन ट्रंप और उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी वो काफ़ी वो स्पोक्स पर्सन आती रहती है, डिफरेंट हर दिन आ रही हैं और अलग अलग तरीके के बयान दे रही हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है, उन्हीं के लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि जब पीछे डिमांड है, उस पेट्रोलियम को किसी ना किसी तरीके से मार्केट में आना ही था, वर्ल्ड मार्केट में, नहीं तो दुनिया उलटफेर हो जाती, नहीं तो अमेरिका का तेल का प्राइस जो है 10 गुना बढ़ जाता। वही चाहते हैं। नहीं, एक्सप्लॉइटर है ना? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर इंडिया भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, तो हो सकता था CIA खुद ही करती कि भाई आप दीजिए, हम कहीं पहुंचा देते आपका पेट्रोल, क्योंकि विश्व हम रोक नहीं सकते। तो इंडिया ने कोई इतना बहुत बड़ा वो ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई पेट्रोल है तो ठीक है हम लेते हैं, क्योंकि हमारे और भी डिफेंस के वो उनके साथ संबंध है, काफ़ी संबंध और भी हैं, और पेट्रोल दुनिया में लगना था। तो ये जस्ट एक इल्ज़ाम तराशी है। जिस तरीके से आपने और भी एक्सप्लेन किया है कि जो रशिया है कितना बड़ा देश है, कितने बड़े संसाधन है उसके, अमेरिका उस मुकाबले में इतना वो नहीं है, मतलब सुदृढ़ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम नहीं भी खरीदते
अगर हम पेट्रोल खरीदने का मतलब वॉर को फंड करना नहीं है। ऑलरेडी रशिया के पास बहुत ज्यादा फंड है, वो दुनिया का इस टाइम पे सबसे अमीर मुल्क है, क्योंकि जिसके उसमें पास उधार नहीं है, उधार कोई नहीं है, सारे के 16% के सारे उधार में। तो वो तो पूरी दुनिया मतलब क्या मैं कहूँगा 10-15 साल तक जंग लड़ता रहे। और उसका रीजन क्या है? पेट्रोल रोक देगा। उसका रीजन ये है कि उसकी जो बेसिक कोर आइडियोलॉजी है ना, वो नॉन इंटरफेयरिंग है। ईश्वर का दिया सब कुछ है उसके पास, साइबेरिया से लेके हॉट वाटर्स है, और नियर बाय उसको हॉट वाटर जो चाहिए थे वो भी मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है हम सबका ये है कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जो हमारे लोग देखा जाता है, अब नेक्स्ट मुझे लग रहा है वो ये आना है, जो 20-20, 25-25 मिलियन व्यू लेके लोग बैठे हुए हैं ना, जो हम क्या बोले नॉनसेंस दिखा रहे हैं। और उनके प्लेटफॉर्म कौन है? फेसबुक पे आप हमारा कोई आर्टिकल चढ़ाओगे हमें प्रमोशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम अभी कोई गलत चीज़ डालें, मतलब कोई भी गलत चीज़ जो कि वर्ल्ड के लिए भी ठीक नहीं है, एंगेज करें लोगों को, भीड़ को, तो मुझे लगता है मिलियंस में व्यू आ जाएंगे। और वो हमने देखा इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम ऐसी लिखी गई हैं। लेकिन भारत की जो हमारी फिलॉसफी है वो ये है कि भारत कहता है कि महाभारत को देखो, मैं फिर वही बोलूँगा, हालात ऐसे ही होते हैं। एक इंसान जो ऑलरेडी पावर में है वही जुनून आता है। दुर्योधन के फादर राजा थे हस्तिनापुर के, ठीक, और आंखों से वो अंधे थे। दुर्योधन ऑलरेडी उन्हीं का बेटा था, तो पावरफुल कौन था? दुर्योधन। पैसा किसके पास था? दुर्योधन के पास। भीष्म पितामह किसके पास थे? दुर्योधन। द्रोणाचार्य के दुर्योधन। तो सारी जो कॉम्बिनेशंस थे टू विन अ वॉर किसके पास थे? दुर्योधन। वो गलत हो गया क्योंकि उसके बाद शकुनी भी आ गया। तो अमेरिका की डीप स्टेट कहीं शकुनी तो नहीं है, वो क्या करती थी? गैम्बल करो, प्लानिंग बनाओ, माइंडसेट करो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ पांडु है जो पावरफुल हैं, सबमिसिव हैं, वो जुल्म हो रहा है, भीम को मारने की कोशिश कर रहा है, भीम जिंदा बच रहा है, पांचों भाइयों को मम्मी के साथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से बच रहे हैं। सबको पता है कि ये 5 ठीक हैं। वो कह रहे हैं एंड में भैया हमें 5 गांव दे दो, हम आपसे नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब वो 5 गांव भी नहीं देता है तो फिर महाभारत होती है। जब सर्वाइवल की बात आती है, महाभारत होती है। ऐसा नहीं है कि महाभारत में खाली पांडवों का बेनिफिट हुआ, उस महाभारत में लाखों लोग मारे गए, ह्यूमैनिटी शर्मसार हुई, फादर से बेटा लड़ा, भाई से भाई लड़ा, और एंड में वो पावरफुल जो ग्रुप था वो सारे मरे। इन 5 में से फिर कोई बच गया। आज अगर हम भारतीय ये बात यूरोपियंस को ना पहुंचाएं कि आप भूल गए हो, मेहरबानी करके पढ़ लो, आपको वॉर की पूरी सिचुएशन समझ आ जाएगी, और अपने आप को लाइन कर लो, कोलैबोरेशन कर लो, आप किसी पोजीशन में कंप्रोमाइज कर लो, डोंट स्टॉप एनीबॉडी टू ग्रो। आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करते हैं, हम भी आपको बिजनेस देते हैं, आप भी हमें दो। ये जो दिमाग लगाना, शकुनी को जिद क्या थी? एक लड़ाई थी उसके मन में। अब हो सकता है कि जो वहाँ लोग बैठे हैं उनको बचपन से एक ट्रेनिंग दी गई हो कि आप ईश्वर की औलाद हैं क्योंकि आपका कलर वाइट है, आपके अलावा कोई शे नहीं हो सकता। आपके 10 कमांडमेंट्स आ जाते हैं एक पकड़ के। देखो ना, रिलीजन का एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। जो बच्चों का माइंडसेट है वो होना चाहिए एडवांस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। वो अगर माइंडसेट बैकवर्ड में लेके जाएंगे अगर हम, तो कन्फ्लिक्ट तो होगा। तो अमेरिका इस टाइम इंटरनल कन्फ्लिक्ट का शिकार है। किस कन्फ्लिक्ट का शिकार है? कि जो मैं सोचूंगा वही सही है, जो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कोई और सोच रहा है, वो मैंने मानना नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि महाभारत में भगवान कृष्ण जी जो हैं वो बार बार अर्जुन के पास जाते हैं, बार बार इसको दुर्योधन के पास जाके समझाते हैं, भैया मत कर, तुझे नहीं पता है, तू गलत के साथ जा रहा है, बेशक तू पावरफुल है। और एंड में क्या होता है? अब भगवान कृष्ण जी के साथ हजारों की सेना होती है और दूसरी तरफ कृष्ण भगवान अकेले होते हैं। दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं लेने सपोर्ट। दुर्योधन मांगता है उनकी हजारों की सेना, करोड़ों की सेना, और वो बोलते हैं मैं लड़ूंगा भी नहीं। अर्जुन कहता है बेशक आप नहीं लड़ो, हथियार मत उठाना, रहो मेरी साइड। अर्जुन विजडम लेता है और भगवान कृष्ण जी डिसाइसिव फैक्टर है। और उसमें वार्तालाप होता है धृतराष्ट्र के बीच में, संजय के बीच में, और संजय को धृतराष्ट्र बोलता है कि असली लड़ाई मेरी और कृष्ण की है। दुर्योधन तो बेचारा बीच में ऐसे खाम मरा। तो एक अंधा राजा जिसकी एस्पिरेशन थी आई शुड बी, जो कि एलिजिबल नहीं था, किसी तरीके से एलिजिबल नहीं था। दूसरी तरफ कृष्ण थे जो कह रहे थे तूने गलत किया है और तुझे सही करना ज़रूरी है। बात समझ में आई? और कृष्ण जी फिर उसको साबित करते हैं एंड में कि तेरी जो ये ख्वाहिश थी ना,
जो नहीं होनी चाहिए थी सुप्रीमेसी की, क्योंकि हर चीज नाशवान है यहाँ पे, कुछ नहीं रहेगा। ऑटोमन एम्पायर नहीं रहे, इजिप्शियन कोई नहीं रहा। भारत की एग्जिस्टेंस सिर्फ इसके लिए है क्योंकि भारत इवॉल्विंग है, आज भी इवॉल्व कर रहा है और आज भी डिसीजन ले रहा है। तो ये चीज अमेरिका को भारत से सीख लेनी चाहिए। और मैं ये बार बार कहता हूं, रशिया पे अभी तक भारत की सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस है। अगर आप ध्यान से इसको वर्कआउट करेंगे आपको दिखेगा। चाइना में भी सिविलाइजेशन का असर है, हिमालय के इस साइड हिमालय के उस साइड की बात है ना, दोनों को। और हम सेंटर ऑफ बोलते हैं कि मानसरोवर से ज्ञान सारा दुनिया में गया है और इधर की सारी कंट्रियों पे इन्फ्लुएंस है। इमेजिन करो अगर एटम बम जापान ने मार दिया होता अमेरिका में, क्या पिछले 30 सालों में अमेरिका शांत बैठा होता? जब उसको पैसा मिलता तभी अटैक करता, बदला लेता। जापान क्यों साइलेंट हो गया? सिविलाइजेशन, बिल्कुल लर्निंग है, सिविलाइजेशन लर्निंग है। देखो जापान बदले के मोड में नहीं आया, बड़ी उसके बाद जापान टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पहुंच गया, पैनासोनिक जापान, सोनी जापान। लेकिन उन्होंने अमेरिका के साथ अब वो एनिमिटी खत्म कर दी, न्यू बिगिनिंग की कि ठीक है हमारे राजाओं ने पर्ल हार्बर किया, इनोसेंट लोगों को मारा, आपने भी नुकसान कर दिया, अब हमें समझ आ गई कि हमने ये काम नहीं करना है। ये चीज अमेरिका को समझ में नहीं आ रही। अफगानिस्तान वॉर में उसने उतरा, अपने इनोसेंट सोल्जर मराए। इराक में उतरा, अपने इनोसेंट सोल्जर मराए, टेम्परेरी बेनिफिट लिया। वियतनाम में मराए, कुवैत में डिस्टर्बेंस हुई, इन सब जगह में इनोसेंट अमेरिकन को मरवाया किसने? आज अमेरिका में जो लोग बैठे हैं वर्कआउट कर रहे हो, गेन क्या किया? 8, 10, 15 साल में 132% तुम्हारा डेट तुमने खड़ा करके रखा है, $35 ट्रिलियन की तुम्हारे पे कर्जा है, तुम काहे के अमीर थे? और आज तुम उसको छुपाने के लिए अपने लोगों को वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाते हो। घर में नहीं खाने, अंबा चली बुलाने। आपकी पॉपुलेशन आपको रोज सुबह उठ के बोलती है हमें खाना दो, हमें रोटी दो, हमें पेंशनें दो। भारत की जनता सुबह उठ के बोलती है जनाब हम अपना साबुन खरीदेंगे, गवर्नमेंट को जीएसटी देंगे, हम खुद खाना खाएंगे, क्योंकि हमारी फिलॉसफी में है कर्म करना, ड्यूटी देना। हर बच्चे को बोला जाता है ड्यूटी दो, कर्म करो, मेहनत करो। भगवान हमें ये नहीं बोलते कि तुम उठ के सुबह पूजा करो, अगरबत्ती जगह कहते हैं कर्मण्यवाधिकार से, काम कर, तेरी काम ही तेरी ड्यूटी है। बात समझ में आई? तो ये फिलॉसफीज जो है यही भारत को आगे ले जा रही है और यही विश्व को बचाएंगी। लेकिन जिस किस्म के हालात अभी बने ना, प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अमेरिका को बिठा के समझाने की ज़रूरत है। रवीश, भगवान करे हमारी बात कहीं पहुंचे या किसी भी लैंग्वेज। मुझे एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो रही है, भारत को और अग्रेसिवली एजुकेट करना पड़ेगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को। भारत को क्योंकि नहीं समझ पा रहे हैं ये। अगर मैरिज ऑफ कन्वीनियंसेस भी करेंगे ना हम चाइना के साथ, तब भी अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस एज ए इकोनॉमी दे सकते हैं। और जब वो खिलाएगा तो ब्रह्मास्त्र चलाएगा, और जब वो ब्रह्मास्त्र चलाएगा तो फिर वो खाली अकेला ना चला पाएगा, उस पर भी चलेंगे। और लॉस किसका होगा? जो ह्यूमैनिटी ने ग्रो किया ना पिछले 30 सालों में, अंडर कोल्ड वॉर, अंडर प्रॉब्लम्स, वो सारा जीरो हो जाएगा। तभी आइंस्टाइन ने कहा था कि 3rd वर्ल्ड वॉर का मुझे पता है किससे लड़ी जाएगी, बट 4th अगर हुई ना वो डंडों और पत्थरों से होगी। मैं तो आज बात कर रहे थे हम न्यूज़ रूम में बैठ के, तो हम कह रहे थे कि अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होती है, 10,000 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब है कि कोई पेड़, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा अर्थ पे, और अर्थ पूरी रिसेट हो जाएगी और वापस एवोल्यूशन शुरू होगा। और इस एवोल्यूशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी दोबारा से इवॉल्व करके ऊपर जाएगा। डरता कौन है युद्ध से? भगवान विष्णु थे, कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा अर्जुन युद्ध के चाहने वाले दोनों साइड हैं, बट युद्ध को शांति कभी महंगी नहीं होती। ये भारत की सभ्यता है ना, यूरोप की सभ्यता नहीं है। यूरोप में तो लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते ही रहो। उनको दिख ही नहीं रहा कि हमारे यदि लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके पहले भी लड़ रहे थे, हम तो लड़ते ही रहे। तो लड़ कौन नहीं रहा था? भारत। जड़ा कौन नहीं कर रहा था? भारत। कंप्रोमाइज कौन कर रहा था? भारत। तो हम ये भी सीख लें कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, और मैं पहले कह रहा हूं यूरोप की अलाइनमेंट टूवर्ड्स इंडिया होनी चाहिए, बिकॉज रोड लिंक है हमारा उनके साथ। बिल्कुल। तो उनकी अलाइनमेंट किधर जा रही है? उल्टी की तरफ। अमेरिका आइसोलेटेड है, हमारे साथ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, एंजॉय करे। 30-40 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ लोग हैं, एंजॉय करें अपनी उधर जिंदगी में, बाकियों को भी जीने दें। और सब लोग मिलकर अगले 10 सालों में प्लान बनाएं कि हमने कन्विंस करना है और हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टोटली खत्म करना है। जो ह्यूमैनिटी को मैनेज कर सकते हैं हमने उनको टोटली खत्म कर देना, और लड़ना ही नहीं है। हमने अपने सारे डिस्प्यूट्स खत्म करने हैं।
और वो हो सकते हैं अगर भारत इनिशिएटिव ले। और ट्रंप के एलिगेशन देने की जरूरत नहीं है, जो मेजॉरिटी बोलती है लीडर वही बोलता है। आज भारत की जो गवर्नमेंट बोल रही है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल बोल रही है। मोदी जी वही गेमिंग बंद कराना चाहते थे लोग, गेमिंग बंद हुई। मेरी बात समझ में आई। अब आई बात पीओजेके की, बड़ा सेंसिटिव डेवलपमेंट हो रही है, मैं बात करना चाहूंगा। आज हम देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी हर जगह पे ना पीओजेके को लेके न्यूट्रल व्यू शुरू हो गया कि क्या करेंगे वापस लेके, क्या होगा, उसके साथ वो लोग आ जाएंगे जो इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, हमें क्या मिलेगा। हमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई लोग हैं बिहाइंड द सीन जो भारत की तरफ ये नैरेटिव बना रहे हैं कि हम पीओजेके के साथ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। मेरा अपना ओपिनियन एक है, अगर आप कोई ऐसा स्टेप ले भी रहे हैं फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इट शुड नॉट बी अ जिसको हम बोलते हैं ना अनदर फ्रॉड विद द पीपल। क्योंकि आपने पीपल को बोला कि ये हमारा एक अनसेटल्ड इशू है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्व कैसे होता है रविश? वो ऐसे होता है, इंडिया शुड सेंड अ नोटिस, खाली धमकी नहीं। इंडिया शुड सेंड जैसे प्रॉपर होता है ना कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशन, हम एक राजदूत भेज रहे हैं और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करे कि भाई साहब ऐसा है, आपने हमारे पीओजेके पे क्लेम करके रखा है, हमें वो रिसोर्स चाहिए, अब बताओ कैसे देते हो। कम्युनिकेशन हो ना राजदूतों के बीच में, जैसे महाभारत रामायण में होता था। फिर वो आके से बोले अब नहीं देंगे, फिर उसको समझाया जाए भाई तुझे देना चाहिए क्योंकि हमारा वो राइट है, वो लोग हमारे हैं, हमारे सिटीजन्स थे, जिस कंट्री को उसके राजा ने हमें दिया। बात करें, नेगोशिएशन चले, राउंड टेबल टॉक्स हो, बात हो सकता है नेगोशिएशन के बाद आपस में डिसाइड करें, अच्छा ठीक है ये हम डिसाइड करते हैं, ये तेरे इंटरेस्ट हैं इस तरह वॉच करेंगे, हमारे इंटरेस्ट ऐसे वॉच करेंगे, ये बाउंड्री लाइंस हैं जिसको हम मेंटेन कर पाएंगे, ये बाउंड्री लाइन तू मेंटेन कर पाएगा, हम कुछ देर के लिए इसके ऊपर काम करते हैं। और टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस के ऊपर चले जाएंगे कि तू कोई भी ऐसा काम अपनी सॉइल पे नहीं होने देगा जिसका नुकसान भारत की जनता है, भारत की सरकार या भारत के इंटरेस्ट को हो। ये शुरुआत होनी इमीडिएट चाहिए ताकि जो स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान है ना बाय द वेस्ट, वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए। जब हम ही प्रेसिडेंट होंगे तो क्या ही करेगा अमेरिकन उठ के आके वहाँ से यहाँ, और कोई जो चाहता है कि वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट होता रहे। और पाकिस्तान को बेनिफिट क्या है इसका, चाहता वो भी यही है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर उसने अपने टेररिज्म को कंट्रोल अंदर भी करना है तो उसको सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ से आ सकता है? विच आर्मी कैन सपोर्ट पाकिस्तान मोर देन एनीबडी एल्स? एक्चुअल पाकिस्तान एज ए कंट्री अगर हम लें, भारत। लेकिन उसके पहले क्या कंडीशन भारत ने लगानी है कि भाई एक तो डिस्प्यूट खत्म कर, दूसरा जो टेररिज्म को लेके तेरे में मन है। लेकिन वहाँ सबसे बड़ा हमारी प्रॉब्लम क्या है? आसिफ मुनीर जैसे माइंडसेट के लोग, लीडर जो कह रहे हैं कि हम रिलीजियसली डिफरेंट हैं, हम दो अलग ह्यूमन ही हैं। नहीं, वो ह्यूमन नहीं है। नहीं हम human है, वो मतलब वो सुपर ह्यूमन हैं कोई। हम वो उनके राइट्स हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, दे थिंक सेम ब्रिटेन और ब्लैक और व्हाइट वाली लड़ाई। व्हाइट को लगता था कि जो ब्लैक है वो तो ह्यूमन ही नहीं है, उनको मार दें, उनको गुलाम रख लें, उनको बच्चे नहीं पैदा करने दें। कितने एट्रोसिटीज किए इन्होंने, याद आया तुम्हें? बिल्कुल। हिस्ट्री में आजकल सब जगह दिख जाती हैं। तो मेरा ये मानना है इस माइंडसेट को ठीक करने के लिए युद्ध भी हो सकता है। वैसे स्टार्ट करने से पहले इंडिया शुड टेक द कॉल। बिल्कुल, जो आपने अभी तक बोला उसको जो मैं समझ पाया हूँ कि पाकिस्तान को बताना है। हाँ, मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ये हो चुका है कुछ ही टाइम पहले। कैसे? जो बताने वाली बात थी वो हमने पार्लियामेंट में भी अपने बिल पास किए, अपने रेजोल्यूशन पास किए, उसके बाद हमने बार बार स्टेटमेंट्स दिए, अमित शाह ने स्टेटमेंट्स दिए, सब दे रहे थे स्टेटमेंट्स। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर था वो रिमार्केबल था। ऑपरेशन सिंदूर ने एक जो न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड है उसको थोड़ा सा, उसका जो एक प्रेशर था भारत के ऊपर, उसको रिलीज कर दिया है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल पे भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो डिफेंस के हाईएस्ट लेवल पे इन्वेजन का प्लान भी बन रहा होगा डायरेक्ट पीओके। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बिहेव किया, एक कुत्ते की भांति बिहेव किया कि जब कुत्ता पहले ऐसे आपके पीछे भागता है, जब आप पत्थर उठा के दिखाते हो उसको, वो दुम दबा के कहीं बैठ जाता है। ऐसे बिहेव किया उसने, और अगले दिन फिर बोलता है नहीं, फिर भौंकेगा कि नहीं मैं तो कल गया ही नहीं था। कुत्ते की क्या मेमोरी। इसी तरीके से, लेकिन कुत्ते को पता है कि भाई पत्थर पड़ा था मुझे उस दिन, बहुत ज़ोर की लगी थी मुझे। तो अब अगर इंडिया अटैक करता भी है पीओके के ऊपर डायरेक्ट फ्रंटल, तो पाकिस्तान को 100 बार सोचना पड़ेगा कुछ भी रिएक्ट करने से पहले।
क्योंकि आपसे तो यही दो है रवीश। उसका ब्लफ। लेकिन जो लोग ये इस टाइप बातें कर रहे हैं ना, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी फिलॉसफी पे बात करें, ओपिनियन ऐसा ना बनाएं। भारत की सरकार और भारत की जनता अपनी टर्म्स एंड कंडीशनों पे डिसाइड करेगी कि उन्होंने पीओजेके के साथ क्या करना है। आप ओपिनियन ना दें कि हम लेके क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा। मैंने देखा ना, इस बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं जो बातें क्या कर रहे हैं कि क्या मिलेगा। वो लोग एंटी नेशनल हैं, वो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। सुन मेरी बात, हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राइट है, राइट एंड रॉन्ग होता है। पीओजेके के लोग भी ह्यूमंस हैं। उन पे आर्मी ने अटैक किया पाकिस्तान की, उन पे कबालियों ने अटैक किया, वो उनके सिटीजन बन गए, लेकिन उनका राइट नहीं था। हमने गलती क्या की, जो नेहरू जी को ब्लैक स्पॉट हम बोलते हैं, या उस टाइम के जो हालात थे कि हमने वॉर रोकी और हमें उम्मीद की नेगोशिएशन होगी। अब हमें यह पता है कि पाकिस्तान का नेगोशिएशन होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम दूसरी चीज़ के लिए फुली तैयार हैं कि अगर नेगोशिएशन नहीं होती है तो हम ऑन, जैसे क्या बोलते हैं ना, विद बूट्स हम एंटर करेंगे और हम अपनी टेरिटरी लेंगे। फिर टेरिटरी के लेने के बाद वो लोग भी हमारे हैं, वो रिसोर्सेज भी हमारे हैं, और वो बॉर्डर्स भी हमारे हैं, और हम जहाँ पे बाकी लोगों को हैंडल करें उनको भी कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग नेगोशिएशंस करना चाहते हैं तो हमें पहले पाकिस्तान को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो बैठे हुए लोग हैं, जो उन लोगों के इशारों पे चलते हैं जिनको हम सो कॉल्ड बोलते हैं अमेरिकन्स, जो लोग उनकी एजेंसियों के हिसाब से चलते हैं, जो चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इंडिया के साथ उलझ के मतलब एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो सरेंडर करे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए सिंसियरिटी के साथ काम करे, अपने लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। जो बलूचिस्तान में वो जुल्म कर रहे हैं, जो सिंध में डिप्राइव रखा गया है, वो इक्वालिटी की बात करे, टू डेमोक्रेसी लाए वहाँ पे। तो भारत फिर नेगोशिएशन करके उनके साथ अपने आप को स्टेबलाइज करके डायलॉग डिस्कशन से इस मसले को सॉल्व करें। लेकिन वो तभी होगा जब ये मैसेज और लाउड एंड क्लियर होगा कि हमने टाइम बोर्ड मैनेज में क्लियर करना है। जैसे हमने 370 तोड़ी, जैसे हमने राम मंदिर बनाया, जैसे हमने अपनी टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वैसे ही डिसाइसिव एक्शन ऑन द बॉर्डर्स विद द पाकिस्तान भारत की सरकार आज की ले ही ले। अगले प्राइम मिनिस्टर का इंतजार ना करें हम। देखिए, तो ये रियल ट्रिब्यूट होगा टूवर्ड्स दी सेक्रीफाइसेस एंड जो हम बोलते हैं भारतीय सभ्यता, कि हमने अब अपने पड़ोसियों के द्वारा की गई हर एक जिसको बोलते हैं ना अटैक का परमानेंट सोल्यूशन निकालना है। चाइना के साथ भी सेटल डाउन करना है, और पाकिस्तान से व बांग्लादेश से भी करना है, कि हम लोगों ने अपने आप को सिक्योर करना है, ताकि जब हम अपनी जनता के लिए प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, हमें कोई कहीं से इंटरफेयर ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब एक इस पीओके पे पहले बात करूंगा, उसके बाद जो लोग भारत में बोल रहे हैं कि हमें पीओके नहीं लेना, उन पे भी बात करूंगा मैं। पीओके की बात ये है, देखिए पाकिस्तान आर्मी की रिलेवेंसी सिर्फ कश्मीर के कारण है। अगर कश्मीर नहीं हो, इंडिया के साथ कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है, तो पाकिस्तान आर्मी तो इरेलेवेंट हो जाती है। तो पाकिस्तान आर्मी कभी बातचीत वाला रास्ता खुलने नहीं देगी, तो मार पड़ेगी फिर। तभी मैं बता रहा था दूसरा रास्ता। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि जो कुछ भारत के कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं हमें पीओके नहीं लेना है ना। आप देखिए, जिस दिन से ट्रंप ने इंडिया के साथ जो टैरिफ लगाने का काम शुरू किया है, उस दिन की पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स आज तक और उससे पहले की, उससे पहले और बड़े मुद्दे थे, बड़ी और प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन पार्लियामेंट चलती थी। हमने देखा जब से ट्रंप का अटैक आया है, तब से कुछ पार्टियां जो है अपोजिशन पार्टीज हैं, वो पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दे रही है। फंडिंग आती होगी वहां से। बिल्कुल। देखिए, पॉइंट ये है कि जो लोग अभी बोल रहे हैं कि हमें पीओके लेके क्या करना है, हमें तो शांति चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो उनकी भी जेबें गर्म हो रही हैं, भी फंड लग रहा है। देखिए, इन्होंने ये भी लड़ाई है मोदी और ट्रंप की, एक्चुअली दो लोगों की, दो थॉट्स की। बिल्कुल, दो थॉट्स की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप प्रेशराइज कर रहा है। इसका मैं बताता हूं, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन एंड मोदी इज अ स्टेट्समैन। जो ट्रंप है वो कोशिश कर रहा है मोदी जी को प्रेशराइज करने की। वो नहीं हो सकता। एक तो उन्होंने टैरिफ लगाया, देखो टैरिफ लगा के आज सैंक्शंस की भी बात चल रही है। अब इंटरनल भी प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे हम आपके मीडिया में आप ही के खिलाफ चलाएंगे चीजें। तो हमें एज अ कॉमन मैन हमको ये समझदारी रखनी है कि कौन देश हित की बात कर रहा है, कौन देश हित की एक ही बात है, भारत चलेगा भारतीय सभ्यता के साथ। अगर युद्ध होगा तो निर्णायक युद्ध होगा, और उस युद्ध में भारत की विजय होगी ही होगी। बिल्कुल। और फ्रंट पे भारत होगा, पीछे फिर चाइना भी होगा और रशिया भी होगा, और भी कोई होगा, फ्रंट में भारत होगा। बिल्कुल।
मैं आपको ये बता रहा हूँ, और दुनिया की कोई ताकत इसको अंडू नहीं कर पाती है। चाहे वर्ल्ड वार 2 की बात करो, चाहे वर्ल्ड वार 1 की बात करो, हम ब्रिटेन के साथ जाके उनमें पार्टिसिपेट किए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन भारत की जो वैलर था, जो भारत के लोगों के सेनाओं का जो जोश था, उसमें ब्रिटेन को भी भारत ने अग्रसर किया, और ब्रिटेन की विक्ट्री में मैक्सिमम रोल जो भारत के सैनिकों का था। आज सैनिकों से ऊपर क्या चीज़ है? सैनिकों से ऊपर है टेक्नोलॉजी भारत की, सोच भारत की, थॉट प्रोसेस भारत का, और सबसे बार भारत जुड़ चुका है। 70 करोड़ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आज जो मेरा देख रहे हैं बोलेंगे तो ये 70 करोड़ लोगों तक भी पहुंच सकता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। आप तोड़ सकते थे, आप बता नहीं सकते थे। आज हम बोल रहे हैं ना पाकिस्तान, यार तू अमेरिका दाड़े क्या मार रहा है यार, तेरे पे कर्ज है, बोल रहे हैं ना। मैं रशिया, तू कैसे कमजोर है, तू तो डेट फ्री है, तू अपने लोगों को 84% तेरे पे लोन ही नहीं है, यू आर सस्टेनिंग ऑन योर ओन, तो तुम्हें क्या खतरा है? खतरा उसको जिसको रोज पैसे लेने जाना है, पैसे मिलेंगे तो माल आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मेरा ये कहना है कि जो पीओजेके को लेके हमारा एक ही देखें, पीओजेके सीधा हो गया, तभी मैं बात कहता हूँ ना, तो चाइना के साथ हमारा नेगोशिएशन बड़ा थोड़ा एरिया है, हम नेगोशिएशन बड़े अच्छे लेवल पे करें। अरुणाचल के साथ हम 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कहता है जी चाइना की ये मेरा है, तो उसके कंपैरिजन में जो पाकिस्तान है थोड़ा सा एरिया थोड़ा है, तो हम चाइना के साथ ये नेगोशिएशन कर सकते हैं। चाइना के साथ हमारे एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसका इंटेंशन देखिए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स 2 हुए हैं, माइनर हमारे 1-2 हुए हैं, मेजर हमारा 1962 के बाद नहीं हुआ कभी, मेजर नहीं हुआ। ठीक है, हम चाइना, और चाइना भी अक्लमंद लोग अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशनल इंटरेक्शंस भी, हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, उनके बच्चे यहाँ से, बहुत से चाइनीज बच्चे इंडिया में आके पढ़ रहे हैं। हाँ, सामान का आदान प्रदान है, ठीक है, बिजनेसमैनों की देखो ना, बिजनेसमैनों की इंटरेक्शन है, सब कुछ है। हम लोग उनके साथ नेगोशिएशन करें, इसको एक चांस अब नहीं दें। अगर ये कोई मिस एडवेंचर करता है तो, और वो मिस एडवेंचर होने का मुझे चांस लग रहा है टेक्निकली, देखिए कि अमेरिका किससे मिस एडवेंचर करा सकता है, या तो पाकिस्तान से या इजराइल से। देखें इजराइल से भी करा सकता है वो, बिल्कुल इजराइल से भी। इजराइल से तो इजराइल के देखें जनाब, अगर इजराइल में ईरान का कोई कॉन्फ्लिक्ट दोबारा फ्लेयर होता है इमीडिएट, उसका सिर्फ पाकिस्तान पे आएगा। और अगर उनकी सपोर्ट के लिए अमेरिकन वहां घुसते हैं तो हम भी इरिटेट होंगे कि हाउ यू आर एंटरिंग द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान विद योर आर्मी। अब इराक में है, कुवैत में, अब यहां तो हम अलो नहीं कर सकते उनको आना, तो कॉन्फ्लिक्ट सीधा होने की बात। यही तो हमारा आज के डिस्कशन का मुद्दा है कि कॉन्फ्लिक्ट ना होने दिया जाए। तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपके जितने भी एक्स हैंडल्स हैं ये चलाओ कि वर्ल्ड इज पुश टूवर्ड्स वॉर बाय अमेरिकन थॉट प्रोसेस एंड अमेरिका की सेल्फिशनेस, और उसका सबसे फेवरेट टूल जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है आसिम मुनीर, उसकी पूरी कोटरी। इमीडिएटली भारत को ताकत लगानी है कि इमरान खान बाहर लाया जाए, और जो फोर्सेस पाकिस्तान में बैठी हैं जो डोमिनेट कर रही हैं टुवर्ड्स वॉर, उनको एकदम स्नब किया जाए, और जो प्रोसेस चाइना के साथ चल रहा है उसको और अग्रेसिव किया जाए। चाइना, रशिया, इंडिया मिलके इसको कंट्रोल करें, और अमेरिका को एक मैसेज जाए कि डोंट डू एनी मिस एडवेंचर। और उसके लिए तभी मैंने कहा कि भाई अगर पॉसिबल है तो एक राजदूत पाकिस्तान की तरफ भेजो कि वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, ताकि पाकिस्तान जो फ्री बैठा एंगेज हो जाए कि हमें पीओजेके के ऊपर फाइनल डिसीजन लेना है, और हमने वहां पे पूरी तरीके से जो हमारी टेरिटरी थी तुझे हमने दे दिया, ये बल्तिस्तान है, ये गिलगिस्तान है, ये हमें मिला है इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो वी आर टेलिंग यू टू वेकेट इट। ठीक है, पाकिस्तान बोलेगा मैं नहीं करूंगा, कहेंगे फिर देख ले हम राउंड ऑफ टॉक्स पे तैयार हैं, तू बता तेरी क्या डिमांड है। मेरा जी इन्वेस्ट हुआ यहाँ इतने $1 बिलियन, मैंने 70 सालों में इतना पैसा लगा दिया, लगाया, चलो जी हम तुम्हें कंपनसेट करते हैं, विल गिव यू मनी ऑल्सो। देखो इट इज नॉट रॉन्ग टू डू एनीथिंग व्हेन वी कैन सेव अ वॉर। नहीं जी मैं क्यों लूंगा पैसे, कहना ऑप्शन तेरी है। हम मानते हैं ना हमारा एरिया तेरे पास था, तूने जबरदस्ती रखा था, तेरा खर्चा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तूने, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, जो भी तूने किया थोड़ा बहुत, हम उसका तुझे कॉम्पनसेशन दे देते हैं। ठीक है, लेकिन एरिया तुझे नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमें चाहिए। नहीं सर कुछ तो करो, कुछ तो सोचो, आ गया ना फिर रिसीविंग एंड पे, फिर नेगोशिएशन हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले टर्म क्या है कि जो हमारे टेररिस्ट तूने पाले हैं, पहला एज अ जेस्चर ऑफ योर अकाउंटेबिलिटी सरेंडर टू अस, हमारी न्याय प्रणाली उनको कन्विक्ट करे, जैसे हमने किया जो हमने बॉम्बे से पकड़ा था, यूएस से नहीं, यूएस से तो लाया भी अजमल के साहब। ऐसे जो इनके वो हाफिज बैठे हुए हैं, वो हाफिज कहने के लायक ही नहीं है, दे आर द टेररिस्ट, वो हमें दे दे, फिर हम तेरे बारे में सोचते हैं। फिर इंडियन आर्मी उनकी आर्मी के साथ बात करे भी हम किस तरीके से बॉर्डर्स को स्टेबल कर रहे, ताकि आने वाली जनरेशनों को बॉर्डर डिस्प्यूट्स ना मिलें। फिर वो पाकिस्तान मेरे पानी का क्या, वो भी सोच सकते हैं। व्हेन यू हैव कम विद अ माइंड
कि मैंने अपने आने वाले जनरेशनों के लिए, तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा पूरे हमारे एरिया और अमेरिका को भी होगा। तो अमेरिका भी अपने काम पे फोकस करे, और जो फोर्थ कमिंग चैलेंजेस आ रहे हैं पूरे ग्लोब में, वो आ रहे हैं, चैलेंज नहीं आ रहे, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ह्यूमैनिटी अपने ब्लॉसमिंग टाइम पे है। आज से पहले कभी 800 करोड़ लोग दुनिया में नहीं थे, या 800 करोड़ एक ह्यूमन इंटरफेस है जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ह्यूमंस के लिए। लाइफ स्पैन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम एवरेज टू 65 ईयर्स पर पर्सन। फैमिली स्टेबल हो रही हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना। और उसके बीच में अगर हम इसी तरह चलते रहे तो शर्मिंदगी होगी कि 70-80 सालों की जो मेहनत की थी मॉडर्न वर्ल्ड ने, वो कुछ चंद लोगों के माइंडसेट ने खराब कर दी। तो हमारे जैसे लोगों का काम था इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन करना। आज हमने इसी के ऊपर चर्चा की। उम्मीद करूंगा जो हम डिस्कशनें डिबेट्स कर रहे हैं यहाँ पे, अपना माइंड बता रहे हैं, वो राइट जगहों पे पहुँचे और हमारा जो ये एक रोल ईश्वर का दिया है हम उसको पूरा कर पाएँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।